आइए चलिए आगे बातचीत करी जाए। श्रेया से पहले बातचीत करते हैं। वो एक क्रिस वुड साहब की अपडेट आया है, तो इंडिया में कुछ फीकिंग वीकिंग कर दी उन्होंने, जेफरीज वाले। क्या अपडेट्स हैं श्रेया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, ग्लोबल फंड मैनेजर क्रिस वुड ने अपने लॉन्ग पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किए हैं। कुछ स्टॉक्स में उन्होंने वेटेज बढ़ा दिया है, तो कहीं उन्होंने वेटेज घटाया भी है। पहले उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर उन्होंने अपने वेटेज को बढ़ाया है। इसमें सबसे पहले नाम शामिल है मैक्रोटेक डेवलपर्स का, यानी कि लोधा। वहां पे इन्वेस्टमेंट 1% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। डीएलएफ भी इस कड़ी में शामिल है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 3% के साथ शुरुआत की गई है। यहाँ पे मेक माई ट्रिप, हालांकि देखिए आप यूएस लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे 4% का वेटेज बढ़ा दिया गया है। रिलायंस इस लिस्ट में शामिल है, यहाँ पे वेटेज बढ़ा दिया गया है 2% के करीब। जोमैटो पर इनका फोकस ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे भी 1% के करीब वेटेज बढ़ाया गया है। लेकिन जहां से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट ले लिया है, अगर उस पर नजर डालें तो उन्होंने कहा है कि जापान के अलावा एशिया में जहां जहां उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से वो कंप्लीट एग्जिट ले लिया है उन्होंने। एक्सिस बैंक से बाहर निकलकर मेक माई ट्रिप में पैसा लगाया है। साथ ही एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक से भी उन्होंने 1% का वेटेज घटाया है। ये चेंजेस उनके मॉडल पोर्टफोलियो के अनाउंस होते हुए, तो जेफरीज अपने वेटेजेस रियलाइन कर रहा होगा। एक दिग्गज मार्केट वेटरन को ये स्टॉक्स पे ज़्यादा बुलिशनेस है, उन पे ज़्यादा थोड़े से ठंडे पड़ रहे हैं, तो उस लिहाज से समीकरण बदल रहे हैं। आप भी ऐसे रडार पर रख लीजिए। ये हो गई क्रिस वुड साहब के अपडेट्स आते हुए। बीएसई आज का स्टॉक इन फोकस, सेबी के कंसल्टेशन पेपर और एनएसई के अपडेट्स के बाद। श्रेया, ब्रोकरेजेस क्या करें बीएसई लिमिटेड को? थोड़ा अभी असमंजस में है ब्रोकरेज, इसलिए होल्ड की कॉल दे दी है देखिए जेफरीज ने, और 5250 का टारगेट प्राइस रख दिया है। जो खबर आपने बताई भी और जो कल रात आ भी रही थी, सेबी का मंगलवार या गुरुवार को एफएनओ एक्सपायरी रखने का प्रस्ताव है। फिर से इसको लेकर फिर से एक असमंजस पैदा हो रही है। एनएसई फिर से एफएनओ एक्सपायरी थर्सडे को रख सकती है, लेकिन इससे होगा क्या? तो इस नए प्रपोजल से बीएसई का मार्केट शेयर घटने और ईपीएस असर की चिंता थोड़ी घटेगी। लेकिन ओआई लिमिट पर अभी क्लैरिटी बाकी नहीं है, लेकिन बीएसई पर इसका कम असर हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क कम होने और मार्केट शेयर बढ़ने से री रेटिंग भी संभव है। तो बीएसई फिलहाल होल्ड है, एक पॉजिटिव ही चीज है बीएसई के लिए, लेकिन फिर भी जेफरीज ने होल्ड रखा है इनको। पार्थिव, बीएसई आप लोग खरीद रहे हो क्या ट्रेकॉम में? नॉट रियली एक्चुअली, ये वैल्यूएशन पे हमें काफी महंगा लग रहा है। नो डाउट पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि इनकी जो ट्रांजैक्शनल इनकम है वो बहुत ही शानदार ग्रो हो रही है। लेकिन ये जो थोड़ी एक्सपायरी की अनसर्टेनिटी है और जिस तरह का अभी मार्केट शेयर शिफ्टिंग है, नो डाउट बीएसई इज डन वेल ऑफ लेट, लेकिन आई थिंक ये वैल्यूएशन पे हम लोग अवॉइड ही करेंगे। इन वैल्यूएशंस पे अवॉइड है। इवन जेफरीज को भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल अपसाइड नज़र नहीं आता, इसीलिए वो होल्ड लेके चल रहे हैं। पर आज है सेंटिमेंट पॉजिटिव वाला दिन, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद इसमें टेक्निकल तड़का ऐड करेंगे। हम इस वीकेंड जब जा रहे हैं तो इसलिए भी रडार पर रहेगा क्योंकि संडे को ही इसकी बोर्ड मीट होने वाली है, बोनस इशुएंस पे। तो ये सब डेवलपमेंट्स हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। कई सारे डिफेंस स्टॉक्स रडार पर रखिएगा, खबरों की झड़ी लगी हुई है। कंचन, गुड मॉर्निंग। किस तरह के अपडेट्स हैं भाई? कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2,500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं फोर्स मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। बेसिकली जो ये कॉन्ट्रैक्ट है एंटी टैंक वेपन प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ जो लाइट व्हीकल है उसके लिए साइन किया गया है, जिसमें से फोर्स मोटर्स को 2,978 डिफेंस गाड़ियों का ऑर्डर मिला है। ये इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज आपकी रडार पे होना चाहिए, बिकॉज कंपनी को जो ऑर्डर मिला था एलसीए कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी उस टाइम पे थी 5,989 करोड़, उसको जो बढ़ा के कर दिया गया है इस टाइम पे 6,542 करोड़ का। साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज रडार पे, बिकॉज 12 मार्च के बाद कंपनी को एक एडिशनल ऑर्डर मिला है 1,385 करोड़ का। अब अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक देखा जाए तो वो बढ़ के हो चुका है 18,415 करोड़ का। दीजिए भाई, ये सारी सरकारी कंपनीज रडार पे। इवन बीईएमएल को ऑर्डर मिला है शायद जी, और वो डिफेंस में नहीं आया, वो तो मेट्रोनेट। हाँ ठीक है, ये स्टॉक रडार पे रखिए भाई। इन सब में हरकत। एमएनएम, एक तो 5,000 गाड़ियों का ऑर्डर है, जिसमें से L1 था फोर्स मोटर, तो ज़्यादा बड़ा चंक उसके पास गया है, उसकी गोरखा गाड़ियों के लिए, और बाकी एमएनएम के पास होगा।
और ऑटो सेल्स के नंबर्स भी सामने खड़े हैं। हम जब 2 तारीख को लौट के आ रहे होंगे तो ऑटो बिक्री के आंकड़े शायद ज़्यादातर आ चुके होंगे मार्च महीने के। M&M चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड बहेती साहब? जी आशीष जी, चार्ट्स पे तो देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। स्टॉक 20 डे के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि इसमें जो ब्रेकआउट आएगा वो अगर 2750 के ऊपर ही ट्रेड करता है, और तब इसमें एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इसे 2800 और 2830 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो 2750 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस उस समय मेंटेन करना हो 2730 का कैसे मेंटेन करे। हाँ, वो जब से वो टेस्ला की एंट्री की बात आई थी, ठंडा पड़ा था, उसके बाद से कुछ हो नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वीक ही है। देखते हैं आज किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन टाटा मोटर्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे टैरिफ्स की, कल इंपैक्ट खामियाजा उस पर तगड़ा पड़ा था। 5-6% दबाव के साथ सेशन की समाप्ति। सतपुत्र साहब, चार्ट्स पे टाटा मोटर्स कैसा खड़ा हुआ नजर आ रहा है? आशीष जी, देखिए चार्ट पे डेफिनेटली एक रिवर्सल लग रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से ये गैप डाउन हुआ है, इसके बाद 700 इसके लिए एक स्टिफ बैरियर होगा। तो 700 जब तक पार नहीं करेगा तब तक बड़ी तेजी होगी नहीं, यार आप कह सकते कि ये अपने स्ट्रेंथ को नहीं दिखाएगा। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे लगता है ये जो करेक्शन है, अगर आज 660 का लेवल टूटता है सामने, क्योंकि हमारे पास न्यूज खड़ा है टेरिफ वॉर का, तो आज अगर 660 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग माउंट होगी। आज एक्सपायरी का फ्रेश डे है, तो सेलिंग 660 के नीचे 660 टूटेगा तो सेल करे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जो टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 640 से 630 का। तो काउंटर वीक है। ओके चलिए, देखिए जो चीज़ मैं कह रहा था आशीष, उसको एक बार फिर से बता देते हैं। थोड़ा सा एक जो हमारे को सोर्सेज से कंफर्मेशन मिल रहा है इस न्यूज़ का कि ट्यूसडे और थर्सडे बेसिकली आप को चूज़ करना होगा, और ये नहीं होगा कि दोनों कहें कि हम ट्यूसडे को आएंगे या दोनों कहें हम थर्सडे को आएंगे। बहुत क्लियर है सेबी, एक एक्सचेंज ट्यूसडे चुनेगा, एक एक्सचेंज थर्सडे चुनेगा। आप डिसाइड कर लें आपको कौन सा चूज़ करना है। एक एक्सचेंज को ट्यूसडे चूज़ करना है, एक एक्सचेंज को थर्सडे चूज़ करना है। और एक और चीज़, ये सिर्फ बीएससी या एनएससी का मामला नहीं है। सेबी नहीं चाहता कि कोई नया एक्सचेंज आए और वो सिर्फ इस बिना पर अपना बिजनेस की शुरुआत करे कि और 3 दिन बाकी हैं, वहाँ पे चुपके से अपनी एक एक्सपायरी डाल दी जाए कि कोई एक वेडनेसडे चुन ले, कोई एक फ्राइडे चुन ले। नहीं, आप आइए, पहले तो आप वो आपके पास कैश प्रोडक्ट भी होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मैं वेडनेसडे को या फ्राइडे को एक्सपायरी लेके आ जाऊँगा, वो सेबी उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए अच्छा सेबी को आना पड़ा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वो चीज़ें हो रही थी ना, बार बार एक्सपायरीज बदल रही थी। तो इसके लिए अब सेबी ने एक फ्रेमवर्क फाइनल कर दिया, ट्यूसडे या थर्सडे। लेकिन दोनों एक्सचेंज ये नहीं कह सकते हम ट्यूसडे को लेके आए। ये बड़ी खबर है, ये ऑपरेटिव खबर है। दोनों एक्सचेंज ये नहीं कह सकते कि हम ट्यूसडे को करेंगे, या दोनों एक्सचेंज ये नहीं कह सकते हम थर्सडे को करेंगे। आपस में चुन लीजिए क्या करेंगे। मेरी जो फीलिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी ये फीलिंग ये है कि अब बीएससी ऑलरेडी ट्यूसडे पे, एनएससी ऑलरेडी थर्सडे पर है। एक अब स्टेटस को रहेगा बीएससी की ट्यूसडे को, एनएससी को थर्सडे को। ये स्टेटस को मेरे ख्याल से रहना चाहिए, और बढ़िया भी रहेगा, बिना बात कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। जैसा चल रहा है मोटा मोटी वैसे ही चलता रहेगा। देखते हैं खैर सेबी की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से फाइनल अपडेट्स क्या आते हैं इस मामले पे। लेकिन ये है वो सूत्रों के हवाले से खबर, ट्यूसडे और थर्सडे एक एक एक्सचेंज शायद डिसाइड कर रही होगी। अगला जियो फाइनेंशियल्स, सेठ साहब खोल के रखो, मैं आता हूं आपके पास। कंचन, क्या अपडेट्स? जी, आज खबरों में बना हुआ है जियो फाइनेंशियल, बिकॉज कंपनी ने जियो फाइनेंस के 1.73 करोड़ शेयर्स को खरीदा है 1000 करोड़ में। और जो ये फंड है बेसिकली कंपनी यूज करने वाली है अपने बिजनेस ऑपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल ने जियो पेमेंट बैंक के करीबन 8.50 करोड़ शेयर्स को खरीदा है, जिसका वैल्यू है 85 करोड़ का। इससे जो जियो पेमेंट बैंक है उसमें जियो फाइनेंशियल की जो हिस्सेदारी है वो अब बढ़ के हो जाएगी 85.04% की, जो कि पहले थी 82.17% की। सेठ साहब क्विकली, चार्ट्स कैसे बैठ रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के? 225 पे खड़ा हुआ है कैश में। जी आशीष जी, कुछ दिनों से जियो फाइनेंशियल एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 210 से 220 के लेवल में। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा जब एक बार स्टॉक 235 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो आई थिंक दैट देन इट विल बी पोजिशनली पॉजिटिव। किसी की अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 215 का और इसे होल्ड करें। कल की वो स्पाइक इसीलिए क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रहा है आज से, ये और ज़ीरोडा।
ओ सॉरी जोमैटो, वो ब्रोकरेज जितनी डिस्कस हुई क्या करूं, दोनों में इसीलिए मूव्स आते जाते जाते। हो सकता है 10 साल बाद जीरोदा भी हो निफ्टी हाँ, का, ये हो सकता आपके मुंह से निकला है तो कि देखिए इवेंचुअली तो आएगा आईपीओ, वो जब और कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में ही आएगा, और कुछ नहीं तो आगे जाके जब बहुत बड़ा साइज हो जाएगा तब वो आएगा। और इवेंचुअली देखिए रेगुलेशंस इस तरीके की हो जाएंगे कि आना पड़ेगा। एनएससी का भी आईपीओ आएगा इवेंचुअली, तो ये सब आईपीओस तो आएंगे इवेंचुअली। वो आपके इंडेक्स का पूरा वो जो ना वो चेंज हो जाएगा आगे जाते हुए। एक समय पे ये हो सकता है कि एनएससी सेंसेक्स का हिस्सा हो, बीएसई निफ्टी का हिस्सा हो, ये भी हो सकता है आगे जाते हुए। खैर निकल गया मुंह से, लेकिन जियो फाइनेंशियल इसीलिए रडार पे रखिएगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये चैनल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर एंटिटी सेम है, तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो। आज से कुछ एफएनओ इंक्लूजन, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ लेते हैं। कंचन क्या अपडेट्स हैं? जी, सबसे पहले इंक्लूजन की बात कर लेते हैं। 3 ऐसे स्टॉक है जो आज एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तान जिंक का। इसके साथ ही साथ जो आईएनएक्स विंड है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता हुआ दिखाई देगा, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है। यानी कि 3 शेयर्स हैं जो एफएनओ में आज से इन होने वाले हैं। अब एग्जिट कौन होने वाला है मार्च सीरीज से, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। टोटल 16 शेयर्स है जहां पे हम एग्जिट रूट होता हुआ देखेंगे। अबॉट इंडिया, साथ में अतुल, बाटा, कैनफिन होम्स, कोरोमंडल, सीयूबी, साथ ही साथ गुजरात गैस, जीएनएफसी, इंडिया मार्ट जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पे हमें एग्जिट रूट होता हुआ दिखाई देगा मार्च सीरीज से, यानी कि 3 अंदर और 16 बाहर। बिल्कुल, मुझे इसमें तकलीफ है जो अंदर आ रहे हैं उसमें आइनॉक्स विंड फॉर एग्जांपल, क्या कोई लॉजिक है आइनॉक्स विंड को एफएनओ में डालने का? उसके मुकाबले आपने इतने अच्छे स्टॉक बाहर निकाल दिए। फ्रैंकली हिंदुस्तान जिंक समझ में आता है, पीएनबी हाउसिंग समझ में आता है, आइनॉक्स विंड मेरी समझ से परे है। मुझे नहीं पता कि क्यों आया आइनॉक्स विंड एफएनओ में। ठीक है, जो भी है। ओके, श्री सीमेंट याद रखिएगा, ऑफ लेट लगातार चर्चा में आ रहा है, ब्रोकरेजेस के रडार पे आ रहा है, और आज फिर एक सीमेंट काउंटर रडार पे। श्रेया, कौन सा और किसकी रिपोर्ट? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, सीमेंट सेक्टर पिछले कुछ दिनों से हम इसमें अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। कल के सेशन में भी सारे ही सीमेंट पैक में अच्छी खासी तेजी थी। इनफैक्ट सारे ही स्टॉक्स अपने डे हाई के आसपास ही क्लोज हुए हैं। श्री सीमेंट भी देखिए डे हाई के आसपास क्लोज हुआ था कल 2% के बढ़ोतरी के साथ। पहले गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज की रिपोर्ट, अब नोमुरा की रिपोर्ट आई है श्री सीमेंट के ऊपर, और इन्होंने बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस रख दिया है 34,000 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि 30,000 रुपये प्रति शेयर के करीब करीब वो कारोबार कर रहा था। वहां से 11% का अपसाइड पोटेंशियल श्री सीमेंट में नोमुरा को नजर आ रहा है। उनका मानना है कि कोर मार्केट में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है पूरे सीमेंट पैक में, उससे फायदा होता हुआ नजर आएगा इस काउंटर को। साथ ही आप देखिए फिनेंशियल ईयर 2026-27 में वॉल्यूम अनुमान को भी उन्होंने बढ़ा दिया है। 26 में कर दिया है 5% और 27 में कर दिया है 7%। इनफैक्ट आप देखिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन में वॉल्यूम का अनुमान बढ़ाया है, और इससे इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ दिनों में प्राइस हाइक भी देखा 4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो उसने भी कहीं ना कहीं, इस प्राइस हाइक ने भी कहीं ना कहीं पूरे सीमेंट पैक को बूस्ट किया है, वहाँ पे सेंटिमेंट सुधारा है। इसके अलावा आप देखें तो एबिटा को भी इंक्रीज किया है फिनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। फिनेंशियल ईयर 2026 के लिए एबिटा 9% रख दिया है और 27 के लिए 15% रख दिया है। क्वार्टर 4 में कंपनी बेहतर कर सकती है, ऐसा नोमुरा को मानना है। साथ ही उनका मानना है कि फ्यूल कॉस्टिंग से भी इस पूरे पर्टिकुलर सेक्टर को बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। इस बीच शिल्पा जी एक काम करो, आपका सबसे प्रिफर्ड सीमेंट प्ले कौन सा होगा? अगर कोई है तो आप चुन के रखना, मैं आता हूं। कंचन, बाकी के स्टॉक से न्यूज। जी, शुरुआत करते हैं इन्फोसिस के साथ। बेसिकली कंपनी ने एलकेक्यू यूरोप के लिए क्लाउड बेस्ड डिजिटल एचआर प्लेटफॉर्म तैयार किया है। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो 18 कंट्रीज के जो एचआर प्रोसेस है उसको और भी ज्यादा ऑटोमेट करने के लिए लिया गया है। HCL टेक आज रडार पे होना चाहिए बिकॉज कंपनी ने सैमसंग एडवांस फाउंड्री इकोसिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर कस्टमर्स को एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा जो स्टॉक आपको रडार पे रखना है आज वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, बिकॉज कंपनी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में जो ग्राइंडिंग और क्लिंकर कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है। लखनऊ की बात करी जाए तो यहाँ पे कंपनी ने 1.8 MTPA कैपेसिटी वाला नया बल्क टर्मिनल जो है वो सेटअप किया है। यानी कि अगर आप देखा जाए तो कंपनी की टोटल डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ के हो गई है 184 MTPA की। अडानी ग्रीन एनर्जी, बिकॉज कंपनी ने खावड़ा गुजरात में 397 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। यानी कि जो कंपनी की
टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी है वो 13,490 मेगावाट की हो गई है। एशियन पेंट्स आज रडार पे बिकॉज कंपनी की जो दहेज गुजरात में विनाइल एसीटेट इथिलीन और साथ ही साथ विनाइल एसीटेट मोनोमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कंपनी लगाने वाली है। जिंदल स्टील एंड पावर बिकॉज कंपनी सक्सेसफुल बिडर जो है वो डिक्लेयर हो गई है ईस्ट कोल ब्लॉक के लिए, यानी कि अब जो ये ब्लॉक है उसमें टोटल 3257 एमटी कोयले का जो वो है वहां पे भंडार है। BEML जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया था, कंपनी ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से करीबन 405 करोड़ का ऑर्डर जो है रिसीव किया है। ये बेसिकली जो ऑर्डर मिला है वो मेट्रो के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए दिया गया है और नेक्स्ट 15 ईयर्स तक जो इसका मेंटेनेंस है वो भी BEML के हाथ में है। कल चला है बहुत तगड़ा स्टॉक। कल मेरे ख्याल से 18% मोतीलाल ओसवाल ने 2,66,000 शेयर्स खरीदे खुले बाजार से, इसलिए इस तरह की तेजी बनी थी। शाम को ऑर्डर का अपडेट भी आ गया। खैर, ये सारे स्टॉक्स रडार पे। शिल्पा जी, कोई सीमेंट प्ले, प्रिफर्ड सीमेंट प्ले? जी बिल्कुल आशीष जी, हम लोग इनफैक्ट कल से ही चैनल पे भी और प्रभुदास लीलाधर में भी हैव बीन रेकमेंडिंग सीमेंट। कल हमने अल्ट्राटेक के बारे में बहुत बार बात किया है कि 12,000 इसके टारगेट्स हो सकते हैं, यहाँ से 11,400 का सपोर्ट। श्री सीमेंट मैंने प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया है फॉर टारगेट्स ऑफ 32,000। इसको छोड़ के भी अगर आप कोई और नेक्स्ट काउंटर देखेंगे तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट पे भी ध्यान दिया जा सकता है। अंबुजा सीमेंट 545-546 के अराउंड ट्रेड कर रहा है अप्रैल फ्यूचर्स में। आप यहाँ पे 520 का स्टॉप लॉस रखिए। इसको भी अगर आप ये सीरीज के लिए थोड़ा प्ले करेंगे तो 580 से लेकर 600 इसके टारगेट हो सकते हैं। एक ब्रोकरेज और रह गई है, NHPC पे कोई अपडेट आया है ना? जी, CLSA की रिपोर्ट आई है और NHPC को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की लिस्ट में शामिल कर दिया है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 117 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि लास्ट रीडिंग प्राइस है 44% का अपसाइड पोटेंशियल CLSA को NHPC में नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है तो उनको जो NHPC का एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, वो है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार, और इस प्रोजेक्ट से NHPC की जो कैपेसिटी है उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। करीब 11.5% तक कैपेसिटी बढ़ जाएगी कंपनी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, इसको करीब NHPC को 25 साल लग गए इस पूरे होने में, तो ये बहुत बड़ी बात है फिलहाल कंपनी के लिए। ओके, NHPC पे अभी व्यू नहीं लेता हूं। कविता जी, आप रेडी रखना चार्ट चटोल के, अपन पहला सौदा में इस पे बातचीत कर लेंगे। इस समय एक ब्रेक के उस पार आज का फ्राइडे का पहला सौदा।